3 गरीब दर्जी और 2 अमीर बहू। प्रतापगढ़ गांव में रहने वाली सितारा देवी के 5 बेटे थे, जिनके ब्याह से वह 5 बहुओं की सास बनी। उसके 5 बेटे शहर में नौकरी करते थे। वहीं जहां उसकी 2 बहुएं तान्या और तारा बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखती थीं, वहीं बिंदिया, बेला और आरोही बेहद गरीब घर की बेटियां थीं, जिस कारण तान्या और तारा बेचारी तीनों बहुओं को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। समय गुजरता है। एक शाम सितारा देवी हॉल में बैठी थी। उसकी तीनों बहुएं भी उसके पास बैठी बातें कर रही थी, जिसे देखकर तान्या और तारा कहती हैं, जब देखो ये तीनों तितलियां सासू माँ के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। जेठानी जी, ये तीनों इसलिए सासू माँ से सटी रहती हैं ताकि उनके दिल में जगह बनाकर सारी जमीन जायदाद खुद हड़प कर जाएं। लगता है 2 दिन के अंदर ही हमारी गरीब गवार देवरानी ये भूल गई कि ये कहाँ से आई हैं। चलो जरा इन भूली भटकी देवरानियों को इनकी जगह तो दिखाई जाए। ऐसा कहते हुए अमीर घमंडी बहुएं वहां आकर अपनी रईसी का बखान करना शुरू करती हैं। माँ जी, डैडी ने फोन किया था कि कल दिवाली है ना, तो उन्होंने मेरे ससुराल भेजने के लिए लाखों की शॉपिंग की है। वैसे तुम तीनों के घर से दिवाली पर क्या आ रहा है? अरे भाभी, आप तो भले तौर से जानती हैं कि हमारी तीनों देवरानियां बड़े गरीब घर से हैं। ये तो इनकी बुलंद किस्मत है जो ये नंगू तेली से राजा भोज भोग रही हैं। और रही बात दिवाली पर इनके घर से कुछ आने की, तो ये तो भूल ही जाइए। दोनों बहुओं को ऐसे मुस्कुराता देखकर उनकी सास सितारा बीच में बोलती है, अरे मेरी अमीर बहुओं, तुम्हारी देवरानी से लेकर घर के दीवार और खिड़की भी जानते हैं कि तुम बड़े बाप की बेटी हो, तो रोज रोज इस बात को याद दिलाने की क्या जरूरत है। तुम्हारे आगे तो टाटा बिरला फेल हैं, क्यों बहू? सास के ताने बाने सुनकर न सिर्फ अमीर बहुओं की बोलती बंद होती है, बल्कि उनके चेहरे भी फीके पड़ जाते हैं और वह दोनों पांव पटकते हुए अपने कमरे में चल देती हैं। और आरोही बोलती है, सासू माँ, आपसे बड़ा सिकंदर और कोई नहीं। बहू, जब तक जोड़ का तोड़ ना दो बात नहीं बनती। ये बात मेरी अमीर बहुओं को कौन समझाए। ऐसे ही समय बीतता है। बावजूद इसके तान्या और तारा के तेवर अभी कहाँ बदलने वाले थे। एक दिन तीनों गरीब बहुएं आपस में बातचीत करती हैं। बिंदिया जी, मैं क्या सोच रही थी, सर्दियों का समय हो चला है, हम तीनों बहुएं सिलाई बुनाई में बेहद ही निपुण हैं। क्यों ना हम सासू माँ को अपने हाथों से बने स्वेटर दें। अरे ये तो बड़ी ही बेहतर सोच है, चलो फिर आज से शुरू करते हैं। तीनों बहुएं बाजार से ऊन इत्यादि खरीदकर घर लौटती हैं और 2 दिन के अंदर सुंदर सा स्वेटर बुनकर उसे सितारा को देते हुए बोलती हैं, सासू माँ, क्या बात है बहू, तुम तीनों इतना हिचकिचा क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथों में क्या है बहू? माँ जी, हम तीनों ने आपके लिए ये स्वेटर बनाया है, शायद आपको पसंद आ जाए। स्वेटर देखकर तान्या और तारा जानबूझकर गरीब बहुओं के स्वेटर में नुष्क निकालती हुई खूब खिल्ली उड़ाती हैं। माँ जी, मेरी मानिए तो इस स्वेटर को मत पहनिए, जाने किस सस्ते ऊन से बुना हुआ है। ये स्वेटर कहीं खाज खुजली ना लग जाए। बात तो एकदम खरी है। अब इन गरीब बहुओं के लिए महंगे मॉल से कपड़े लत्ते खरीदना तो औकात से बाहर है, तो ये बुनेंगी बेचारी। जेठानी जी, तोहफे की कीमत उसके महंगे मोल से नहीं बल्कि दल से होती है। हाँ, अब तुम गरीब बहुओं के बस की और कुछ नहीं है तो भाषण ही दोगी। समय गुजरता जाता है। फिर एक रोज सितारा देवी पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसके 5 बेटे कार्यरत थे, वहाँ भीषण आग लग जाती है, जिसमें उसके 5 बेटे मौत का कौर बन जाते हैं। ऐसे में घर में बदहाली छा जाती है, जिसे देखकर अमीर बहुएं अपने मायके रवाना हो जाती हैं और बच जाती हैं 3 गरीब बहुएं। जीजी, घर की दशा तो बड़ी दुर्बल हो गई है, घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। हम तीनों बहुओं को कपड़े सिलना आता है, हमारे पास पहले से ही सिलाई मशीन मौजूद है। क्यों ना हम लोगों के कपड़े लत्ते सिलें, जो 4 पैसे आएंगे उससे घर का चूल्हा तो उदास ना पड़ेगा। हाँ, इस बहाने सिलाई में हम बहुओं का हाथ भी साफ हो जाएगा। तीनों बहुएं आसपास के सभी गांव में जाकर कपड़ों की सिलाई के बारे में बताती हैं। अगले दिन दूसरे गांव से आई हुई गोमती उनका किवाड़ खटखटाती है। कोई है भीतर बहुरिया? जी काकी, कहिए। जयराम जी की बहुरिया, वो मंदा हमरी सखी है, वो बताई रही कि तुम तीनों दर्जी हो। हाँ काकी, एकदम सही सुना है आपने, हम तीनों दर्जी बहुएं हैं, बड़े ही कम दाम में कपड़े सिलती हैं। ये लो, कुल मिलाकर 1 दर्जन ब्लाउज का कपड़ा है। कब तक सिल दोगी? बेहतर होगा जो 2 दिन ना देती, छठ पर्व है ना। फिक्र मत करिए काकी, 2 दिन में आपको 12 के 12 ब्लाउज मिल जाएंगे।
तीनों दर्जी बहुएं साझेदारी से देर रात तक नींद गंवाकर 2 दिन की बजाय 1 दिन में ही उन ब्लाउजों को तैयार करके गोमती के घर पहुंचा आती हैं। गरीब दर्जी बहुओं की सिलाई का कम दाम सुनकर दूर दराज के गांव से भी औरतें उनके गांव में आया करती थीं। वहीं बाजार के एक बड़े कपड़ों के व्यापारी जिसका नाम आनंद था, वह भी दर्जी बहुओं के घर दस्तक देता है। जी आप कौन? अजी मेरा नाम आनंद है, बाजार का मशहूर कपड़ा व्यापारी हूँ। आपको कौन नहीं जानता, कहिए हम गरीब दर्जी बहुओं के घर कैसे आना हुआ? जी आजकल गांव से लेकर बाजार तक आप तीनों दर्जी बहुओं के सिले कपड़ों की बढ़ाई चल रही है। मैं चाहता हूँ कि आप दर्जी बहुएं दुल्हनों के लहंगे सिलें। आपका काम बेहतर है और मेरा कारोबार, अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बुलंदी हासिल कर लेंगे। हम तीनों समझी नहीं। मैं रोजाना आप दर्जी बहुओं को लहंगे का कपड़ा दूंगा। आप तीनों दर्जी बहुओं को लहंगा 1 दिन में तैयार करना होगा। बदले में एक लहंगा सिलने का दाम 4 से 5 हजार होगा। ये सुनकर गरीब दर्जी बहुओं को आशा की सुनहरी किरण दिखाई देती है और वह फौरन ही हामी भर देती है और बिना थके रुके आनंद की दुकान के लिए लहंगे सिलने शुरू कर देती हैं। तीनों गरीब दर्जी बहुएं शुरू में तो एक एक लहंगा बनाती थी, लेकिन देखते ही देखते वह तीनों दर्जी बहुएं 1 दिन में कई लहंगे बनाने लगी और हर जगह उनकी सिलाई के चर्चे होने लगे। उस रोज के बाद से गरीब दर्जी बहुओं को फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता। अब उनकी सास भी सदमे से बाहर आ चुकी थी। माँ जी आप ठीक हो गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ जी आप नहीं जानती कि आपको अपने पैरों पर खड़ा देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। आपको इतने दिनों से सदमे में देखकर हमारा क्या हाल हो रहा था। जब तक मेरी दर्जी बहुएं मेरे साथ हैं, मेरा दम कैसे निकल सकता है। आज के दौर में तो सगे संबंधी भी साथ छोड़ जाते हैं, मगर मेरी बहुएं बुरे दौर में साथ बनी रही। सितारा ऐसे कही रही थी कि अचानक तालियों की गड़गड़ाहट उसके कान में आती है। जैसे ही वह पीछे पलटती हैं तो अपनी अमीर 2 बहुओं को सामने खड़ा पाती हैं। तारा मस्त मेलोड्रामा था ना, तुम दोनों किस हक से यहाँ आई हो? माँ जी आप शायद भूल रही हैं कि हम इस घर की बहुएं हैं और हम आपसे रिश्ते नाते जोड़ने नहीं आए। हम दोनों बहुएं अपने पति के हिस्से का बंटवारा चाहती हैं। जेठानी जी आपका दिमाग तो ठीक है, ये घर सासू माँ ने प्यार से संजोया है, इसका बंटवारा क्यों? अरे ओ गरीब गवार दर्जी, ये साझेदारी का पाठ किसी और को पढ़ाना, समझी? ठीक है जेठानी जी, ये बंटवारा होगा, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। जो आप सासू माँ के साथ कर रही हैं, अगर यही बर्ताव और बंटवारा आपके भाई की बीवी आपके माँ बाबूजी से मांगे तो कैसा लगेगा? यह सुनकर दोनों बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो बेहद शर्मसार होती हैं। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बरस जाते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हम आपकी बहू कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि ठाट बाट से जीने के लिए हम बुरे दौर में इस घर द्वार को छोड़ गए थे। चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया बहुआ, परिवार में छोटी मोटी खटपट होती है। आखिरकार 3 गरीब दर्जी बहुएं अपनी अमीर जेठानी को बदल ही देती हैं। आज 5 बहुएं अपनी सास के साथ सम्मति से रह रही हैं, जो केवल गरीब दर्जी बहुओं की बदौलत है। सास लाई बहू की सौतन। माँ मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और आप जानती हो ना, मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। इसलिए आप मेरी बात मान लो, मेरी शादी उससे करवा दो। देख बेटा, तू जानता है कि हमारे खानदान में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है। अगर तुझे अपनी पसंद से शादी करनी है तो तुझे अपने पिता की इजाजत लेनी होगी। और वैसे भी इस गायत्री नाम की लड़की में क्या ही रखा है। मैं तो तेरी शादी कोमल से करवाना चाहती हूँ। तू जानता है ना, कोमल कितनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, ऊपर से उसका खानदान भी बहुत बड़ा है। अरे माँ आप समझते क्यों नहीं हो, मैं गायत्री से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिन बाद रोहित एक मंदिर में जाकर गायत्री से शादी कर लेता है और शादी करके वो अपने उसे घर ले आता है। जैसे वो घर का दरवाजा खटखटाता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपने बेटे रोहित को गायत्री के साथ शादी के जोड़े में देखती है। जिस बात का मुझे डर था, आखिर तुमने वही किया। अरे इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनी। माँ जिसे आप 2 कौड़ी की लड़की कह रही हो, वो अब इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। थोड़ी जुबान संभाल कर कहो। चलो गायत्री, कोई हमारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें इसी घर में रखूंगा। आखिरकार ये मेरा घर भी है। ऐसा कहकर वो गायत्री का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है। जिसके बाद वो सबसे पहले अपने पिताजी के कमरे में जाता है और उन्हें अपनी शादी के बारे में बताता है। जैसे ही दुर्योधन अपने बेटे की पत्नी गायत्री को देखता है, वो उसे देखते ही आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। अरे बहू,
सदा सुहागन रहो, अरे दूधो नहाओ पूतो भलो। ऐसा कहने के बाद दुर्योधन अपने बेटे रोहित को गले से लगाता है और उससे कहता है, आज मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फक्र है बेटा, तुमने जो किया है उसमें कोई बुराई नहीं है, जाओ बहू को उसका कमरा दिखा दो। अपने पिता का ऐसा बर्ताव देखकर रोहित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गायत्री से बहुत चिढ़ने लगती है। आखिर इसने ऐसा क्या जादू चलाया है मेरे बेटे के ऊपर जो ये इसके पीछे पागल होता जा रहा है। इस गायत्री नाम की चिड़िया को तो मैं देख लूंगी। उस दिन के बाद से कल्याणी हर छोटी मोटी बातों का ताना गायत्री को दे दिया करती थी, जिससे कभी कभी तो गायत्री बहुत परेशान हो जाया करती थी और अपने कमरे में आकर रोने लगती थी। लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी और अपनी सास कल्याणी को हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन सुबह के समय कल्याणी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी गायत्री एक प्याला चाय का कल्याणी के कमरे में ले जाकर रख देती है और कल्याणी से कहती है, माँ जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप कहो तो मैं आपके हाथ पैर दबा दूं और आपके लिए दवाई भी मंगवा देती हूँ। क्या कहा? मेरे हाथ पैर दबाएगी? अरे मैं जानती हूँ तू इस बहाने मुझे यहाँ मारने आई है। चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे तुझ जैसी नीच से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जा अब मेरे कमरे से दफा हो जा। कल्याणी गायत्री को भगा देती है, जिसके बाद कल्याणी अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने आप से बातें करती हुई कहती है, इसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, कोमल को कुछ दिनों के लिए घर पर ही बुला लेती हूँ। उसके बाद मैं इस गायत्री नाम की चिड़िया का पत्ता साफ करूंगी। ऐसा सोचकर अगले ही दिन कल्याणी कोमल को अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद वो कोमल को अच्छे से सिखा देती है और कोमल उसके बहकावे में आ जाती है। जब भी रोहित अकेला होता तो कोमल उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती। एक बार रोहित छत पर जिम कर रहा होता है, तभी वहां कोमल आ जाती है और उसके साथ जिम करने लगती है। अरे वाह, आपको भी जिम करने का शौक है? मुझे भी जिम बहुत पसंद है, इससे शरीर पूरी तरह फिटनेस में रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। कोमल और रोहित आपस में बातें करते रहते हैं, जिसके बाद हर रोज कोमल रोहित के सामने अच्छा बनती और वहीं दूसरी तरफ गायत्री को हरदम उसके सामने झूठा और गलत साबित करने लगती। एक दिन कोमल गायत्री से कहती है, अरे गायत्री बहन, मैं थोड़ा माँ जी के पास किसी काम से जा रही थी, क्या तुम मेरे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दोगी? मुझे नहाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दूंगी और तुम्हें आवाज भी लगा दूंगी। कोमल वहां से चली जाती है, जिसके बाद गायत्री गर्म पानी करके उसके लिए बाथरूम में रखाती है। कुछ देर बाद गायत्री कोमल को आवाज लगाकर उसे नहाने के लिए बुला लेती है। कोमल बाथरूम में जाकर खौलता हुआ गर्म पानी देखती है तो वो जानबूझकर अपना हाथ पानी में डालती है और अपना हाथ जलाकर चिल्लाने लगती है, हाय मर गई, ये कैसी जालिम है ये गायत्री। ओहो, अरे इसे थोड़ी भी परवाह नहीं है मेरी। क्या ये मुझे जान से मारना चाहती है या फिर इसे मेरा इस घर में रहना ही पसंद नहीं है? अरे ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कोमल के चिल्लाने चीखने की आवाज से घर के सभी लोग बाथरूम के पास पहुंच जाते हैं और कोमल का जला हुआ हाथ देखकर सब उससे पूछने लगते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब आपकी लाडली बहू ने किया है। अरे मुझे जान से मारना चाहती है तो मुझे सामने से बता दे, पीठ पीछे वार क्यों कर रही है? ये सुनते ही गायत्री रोने लगती है और रोते हुए कोमल से कहती है, अरे दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपका हाथ क्यों जलाऊंगी? मैं तो गर्म पानी रखकर काम करने के लिए चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आप अचानक से इसके अंदर हाथ डाल देंगी। अरे कैसी औरत हो तुम, साफ साफ झूठ बोल रही हो। मैंने कब तुम्हें गर्म पानी करने के लिए कहा? अरे भला गर्मी में कोई गर्म पानी से क्यों नहाएगा? ये सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी भी गायत्री को ताने सुनाने लगती है, अरे मैं तो जानती थी कि ये करमजली कल मुही कहीं की हमारे घर में किसी को नहीं छोड़ेगी।
अरे ये तो हमें बर्बाद करने आई है। आखिर इसकी मेरी बेचारी फूल जैसी कोमल से क्या दुश्मनी है जो इसने इसके साथ इतना बुरा किया। अगर इसे घर में इसी तरह छोड़ दिया तो ये हमारे घर के सभी लोगों को मार देगी। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि इस घर में सभी प्यार और प्रेम से रहे, लेकिन आप सभी मेरे बारे में ऐसा उल्टा कैसे सोच सकते हैं? तभी वहां रोहित पहुंच जाता है, जिसके बाद कोमल और कल्याणी दोनों ही मिलकर गायत्री की शिकायत रोहित से कर देते हैं। लेकिन रोहित गायत्री को गले से लगाते हुए सबसे कहता है, गलती मेरी पत्नी गायत्री की नहीं, खुद कोमल की है। उसी ने अपना हाथ जानबूझकर गर्म पानी में डाला था। मैं उस समय यहाँ से जा ही रहा था कि मेरी नजर बाथरूम पर पड़ गई थी और उसी समय मैंने कोमल को जानबूझकर हाथ जलाते हुए देखा था। मैं जानता हूँ माँ कि आप मेरी पत्नी गायत्री से खुश नहीं हो, लेकिन उसकी जगह उसकी सौतन लाने के लिए आप सोच भी कैसे सकती हो? मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज से ही मैं गायत्री के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कल्याणी अपने बेटे रोहित को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोहित नहीं रुकता, जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चला जाता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। राजा की काली प्रेग्नेंट बहू। तर्शीश में बसे इंद्रप्रस्थ साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह से उसकी प्रजा बेहद प्रसन्न थी। एक दिन राजा अपने पुत्र नरेश से कहते हैं, पिताश्री, आपने मुझे पुकारा? हाँ युवराज नरेश, अब आप सयाने हो चुके हैं। आपके विवाह के लिए सैकड़ों प्रस्ताव आ चुके हैं। हमने आपके खातिर मगध के राजा अग्रसेन की पुत्री अपराजिता का चयन किया है। एक स्त्री में होने वाले सभी गुण उसमें शामिल हैं। वो रूपवती और गुणवती दोनों है। राजा नरेश बिना कोई आपत्ति जताए पिता के फैसले के आगे सर झुका देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद राजा के बेटे नरेश और अपराजिता की शादी हो जाती है। सर से पांव तक दुल्हन के लिबास में सजी रानी अपराजिता का दूधिया शरीर हीरे के समान चमक रहा था। राजा रंजीत सिंह कहते हैं, अपराजिता बहू, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि इस महल की महारानी, यहाँ की रौनक हो। इस पूरे नगर में राजा रंजीत सिंह के बहू जैसी सुंदर स्त्री और कोई नहीं है। राजा रंजीत सिंह की बातों में अपराजिता को रंग के प्रति एक बड़ा भेदभाव दिख जाता है। शादी की सेज पर बैठी रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। पता नहीं, पर पिताश्री के वार्तालाप में रंगभेद की कूटनीति दिखाई पड़ रही थी। जब पिता का आचरण ऐसा है तो पुत्र का कैसा होगा? अपराजिता ऐसा कह ही रही थी कि अचानक कमरे में राजा नरेश आकर कक्ष का किवाड़ भीतर से बंद करके कहते हैं, क्या हुआ रानी अपराजिता? आपके मुख पर ये कैसा प्रश्न चिन्ह पड़ा हुआ है? राजा नरेश, क्या व्यक्ति की तन की सुंदरता ही सर्वोपरि है? मन के मेल का कोई महत्व नहीं? महत्व है रानी, मगर पिताश्री के लिए केवल शारीरिक सुंदरता ही सर्वोपरि है। किंतु मधुरता हर एक बुरे इंसान को बदलाव दे सकती है। इंसान को उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि उसका भला आचरण खूबसूरत बनाता है। राजा नरेश की ये बात सुनकर अपराजिता कहती है, मुझे तो आभास ही नहीं हो रहा कि आपके और पिताश्री के बीच रक्त संबंध है, क्योंकि आपके और उनके विचार एकदम पूर्व और पश्चिम के नाई हैं। मगर मुझे इस बात का घमंड है कि मैं आप जैसे राजा की अर्धांगिनी हूँ। इसके बाद राजा नरेश और रानी अपराजिता सुनहरा समय साझा करते हैं, मगर किसे पता था कि अब जो होने वाला था वो बेहद अलग था। सवेरे जैसे ही रानी अपराजिता खुद को शीशे में निहारती है, वो बेहद भयातुर हो जाती है। वो देखती है कि सर से पांव तक उसका सुंदर शरीर काले कोयले के समान हो चुका है। बदले बदसूरत रूप को देखकर रानी रोने लगती है। उनकी सिसकियां पूरे महल में सन्ना उठती है। ये कैसे हो गया? मेरा सुंदर स्वरूप श्यामल कैसे हो गया? अचानक राजा रंजीत सिंह वहां पधारते हैं और बहू का बदला हुआ काला चेहरा देखकर रोष में आकर कहते हैं, बहू रानी, ये क्या? तुम्हारा कंचन मुख काली बद्रा में कैसे बदल गया है? राजा रंजीत सिंह की बहू काली, ये हमें कदापि मंजूर नहीं। रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवालों के सैलाब उमड़ रहे थे। अपनी बदसूरती को लेकर उनकी आंखों में बदरा बरस रही थी। ऐसे में काले रूप को लेकर ससुर के कड़वे बोल उनके मन को घायल करने में बाण का काम कर रहे थे। राजा अग्रसेन ने हमारे संग छल किया। उनकी बेटी का सुंदर स्वरूप महज एक मिथ्या थी।
सौंदर्य प्रसाधन के सहारे उन्होंने अपने काली बेटी को हमारी बहू बनाकर भेजा। इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठें, दासियों, इस काली बहू को काल कोठरी में डाल दिया जाए। पिता के फैसले के आगे राजा नरेश चुप हो जाते हैं। 2 माह बीत जाते हैं। फिर एक रोज काल कोठरी में बंद काली बहू बेहोश हो जाती है, जहां एक वैद्य से उनकी जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि राजा रंजीत सिंह की बहू गर्भवती है। कदापि नहीं, इस काली बहू की कोख से जन्म लेने वाला अंश भी इसके जैसा नकुशा निकलेगा। राजा रंजीत सिंह इस काली कुरूपा बहू को देश निकाला देते हैं। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार राजा नरेश बोल पड़ते हैं। पिताश्री, कोख का फल तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आप अपनी बहू को इसलिए देश निकाला दे रहे हैं क्योंकि वो काली है? ये कहाँ का न्याय है? राजा नरेश, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि अब तुम अपने पिता से प्रश्न करोगे। दोनों बाप बेटे के बीच की बहस बढ़ता देखकर काली बहू कहती है, कृपया आप दोनों शांत हो जाइए। पिताश्री, आपकी इच्छा अनुसार मैं काली बहू अपने कोख में पल रहे अंश के साथ इस नगर से जा रही हूँ। राजा नरेश, आपको मेरे सिंदूर की सौगंध, मेरे पीछे ना आना। सतयुग में रानी सीता को भी गर्भावस्था में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। अब मेरी बारी है। काली बहू अपने ससुर के फैसले के आगे सर झुकाकर इंद्रप्रस्थ साम्राज्य से निकल जाती है, जिसके बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रजा के बीच त्राही त्राही मच जाती है, जिससे परेशान होकर राजा रंजीत सिंह पुरोहित आचार्य को महल में आने का आमंत्रण देते हैं। प्रणाम पुरोहित जी। बरसों से जो साम्राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, वो आज चरमरा चुका है। धरा बंजर बेजान पड़ी है, सरोवर भी सूख गए। आखिर ये क्यों? जो बोया है ये उसकी कटनी है, करनी होगी राजा। इस साम्राज्य पर एक सामरी स्त्री का श्राप है। ये सुनकर राजा रंजीत सिंह बीते दिनों में खो जाते हैं। राजा रंजीत सिंह हाल ही में राजगद्दी पर बैठे थे। उनके महल में सैकड़ों दासियां थीं। उनमें से एक थी भागीरथी की पुत्री भार्गवी। वो बेहद सांवली थी, मगर उसका नयन नक्श तजोमय था। वो निस दिन महल में पानी पहुंच जाती थी। वासना में लिपटे राजा ने भार्गवी को अपनी शारीरिक भोग विलास का साधन बनाया। भार्गवी के गर्भवती होने की खबर जब उसकी माँ भागीरथी को जान पड़ती है तो वो कहती है, भार्गवी, तुम्हारी कोख में किसका अंश है? बोलो भार्गवी, इससे पहले कि देर हो। वो कपकपाती जुबान से कहती है, राजा रंजीत सिंह। भागीरथी भार्गवी को लेकर राजा रंजीत सिंह के महल में आती है। राजा उसे एकांत में बात करते हैं। राजा, मेरी भार्गवी पेट से है। आप पिता बनने वाले हैं, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। राजा उन्हें सोने की अशर्फी से भरी पोटली पकड़ाते हुए कहते हैं, रात के अंधियारे और दिन के उजाले का कोई मेल नहीं। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारी काली बेटी मेरी पत्नी बनने योग्य है? ये लो और जल्दी बनो। ऐसा न कहिए महाराज, मेरे कालेपन की सजा मेरे कोख को मत दीजिए। हमारे समाज में बिना पिता के पुत्र जनने वाली सामरी स्त्री को नगर वधू बनना पड़ता है। तो फिर बन जाओ नगर वधू, इससे लोगों का मनोरंजन तो होगा। ये सुनकर गर्भवती भार्गवी रोक्ष में आकर कहती है, महाराज रंजीत सिंह, तुमने मेरे कालेपन के कारण मेरी काया और कोख दोनों पर कालिख पोती है। मैं सामरी स्त्री तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पुत्र की संगिनी विवाह के पहली रात सुहाग की सेज पर ही काली बहू बनकर गर्भवती होकर डगर डगर भटकेगी। पिता के पापों की कटनी पुत्र पर पड़ती है। राजन, उस स्त्री के श्राप से ही तुम्हारी बहू बहुत काली बन गई है। इस श्राप का कोई तो समाधान होगा। है, तुम्हें उस सामरी स्त्री और उसके पुत्र को स्वीकार करना होगा, जिसके पश्चात तुम्हारी काली बहू अपने असली अक्ष में आ जाएगी। राजा स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर साम्राज्य की सीमा में जाते हैं। अंत में उन्हें इंद्रप्रस्थ के जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है, जहां उनकी काली बहू और भार्गवी एक साथ दिखती हैं। पिताश्री, आप यहाँ? पुत्री, क्या तुम इस उद्दंड राजा को जानती हो? ये मेरे ससुर हैं। ये सुनकर भार्गवी अचंभित हो जाती है
और राजा रंजीत सिंह उसके पैरों में गिरकर कहते हैं, भार्गवी, मैं बेबस राजा तुम्हारे पैरों में पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दो। ससुर के श्राप की सजा मेरी बहू को मिल रही है। उसका रूप छिन गया। क्रूरता में आकर मैंने अपनी काली बहू को देश निकाला दे दिया। ये सोचा ही नहीं कि मेरे ही कर्मों की सजा मेरी काली बहू को मिल रही है। राजा का बदला मन देखकर बूढ़ी भार्गवी कहती है, तुमने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसी के साथ काली बहू का स्वरूप सुंदर हो जाता है और राजा सामरी स्त्री को पूरे साम्राज्य के सामने अपनी पत्नी का पद देते हैं। इसी के साथ राजा की काली बहू की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। पौराणिक विद्वानों के अनुसार पूर्वजों के पापों की सजा भावी पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है, जो 100% सत्य है। काली फौजी बहू से धोखा। सर से पांव तक फौजी का पहरावा पहने हुए वह सुहागन सांवली स्त्री थी। उस फौजी बहू की सूरत जितनी श्यामल थी, उसकी काया हिम के समान श्वेत थी। वह बहू और बीवी होने के साथ देश की फौजी थी। एक ओर फौजियों का दल आपस में बैठा बतिया रहा था, वहीं दूसरी ओर वह फौजी बहू सरहद से छुट्टी मिलने की बाट जोह रही थी। आज पूरे 2 साल 1 सप्ताह और 1 दिन हो गया मुझे और रौनित को दूर हुए। अब तो सरहद के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। काश की सभी फौजियों की छुट्टी मुकम्मल हो जाती। फौजी बहू अपने आप में बुदबुदा ही रही थी कि एकाएक ब्रिगेडियर बत्रा सरहद के सैनिकों के बीच खड़े होकर बोलते हैं, सभी फौजियों के लिए एक सुनहरा संदेश है। इस समय सरहद की सीमा एकदम सुरक्षित है, इसीलिए सभी फौजियों को महीने भर की छुट्टी मुकम्मल की जाती है। यह सुनकर फौजी बहू की उदास आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है। ये सुनहरा संदेश सुनने के लिए मैं पिछले 2 बरस से बाट जो अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी और अपने पति और सास से मिलूंगी। इसी सोच के साथ सांवली फौजी बहू अपनी आंखों में आंस लिए ससुराल रवाना हो जाती है, मगर बदकिस्मती से उसके ससुराल की दहलीज पर ताला देखकर उसका हियाव टूट जाता है। मेरे आने की खबर तो मैंने संदेश के जरिए सासू माँ और इन्हें भेज दी थी, बावजूद इसके ससुराल की दहलीज पर ताला। यह सोचकर धरा अपने पति रोनित को फोन लगाती है। तभी रोनित की ओर से उसे अपनी सास का स्वर सुनाई देता है, माँ जी प्रणाम, मैं सरहद से लौट चुकी हूँ, मगर देखा तो घर पर ताला लगा है। अरे बहू क्या बताऊँ, रज्जो दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए देर रात मुझे और रौनित को आना पड़ा। अब मेरे सिवा इनकी देखरेख करने का कोई नहीं है। माँ जी तो आप और रौनित कब आएंगे? बहू अभी 1-2 सप्ताह का बखत तो पक्के तौर से लग ही जाएगा, तब तक तू अपने पीहर चली जा। ठीक है माँ जी, मैं रखती हूँ। यह सुनकर धारा कहती है, माँ जी और रौनित जी कितनी बड़ी बाधा में है और मैं जाने क्या बुरे ख्याल बुन रही थी। यह बोलकर फौजी बहू अपने मायके आकर माँ के साथ रहने लगती है। तभी उसे उसकी सखी रैना का कॉल आता है। क्या हाल है फौजी साहिबा? देशभक्त बनने के बाद बचपन के दोस्तों को ही बिसार दिया, न कोई फोन न कोई संदेश। बचपन की आदत तेरी गई नहीं ना? आज भी बातों बातों में खिंचाई करना तो तुझे खूब आता है। ये छोड़ और गौर से सुन, 1 सप्ताह बाद मेरी शादी है, इसीलिए तुझे छुट्टी लेकर आना ही पड़ेगा। अरे मेरी बचपन की सखी, तेरी शादी में कैसे नहीं आऊंगी? तू बोल तो अभी चली आती हूँ, बस 1 गांव की ही तो दूरी है। अरे नेके और पूछ, मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आजा। कुछ ही देर बाद धारा अपनी सखी रैना के घर पहुँचती है। दोनों सहेलियां घंटों बातें करती हैं। अरे मेरी होने वाली दुल्हन, जरा होने वाले जीजा जी की तस्वीर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कौन है चोर जो इस चांद के टुकड़े को चुराने वाला है। देख, ये है गौतम, मेरे होने वाले पति। तस्वीर देखकर मानो उस काली फौजी बहू के कदमों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दुख आंखों से बहने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रौनित मेरे रहते किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? धारा, आखिर बात क्या है? रैना, ये गौतम नहीं बल्कि मेरे पति रौनित है, मगर आखिर इस धोखाधड़ी का मुख्य मुद्दा क्या है? धारा अपनी सूरत को निहारते हुए कहती है, शायद मैं काली हूँ, इसीलिए रौनित ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा और मुझे बिना बताए उन्होंने दूजा ब्याह रचाने की सोची। धारा, देश की फौजी होकर तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रौनित ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। धारा, वह सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहे हैं। मुझे इस धोखाधड़ी का कारण जानना है। धारा, संभाल खुद को, अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें शादी तक इंतजार करना होगा और उन माँ बेटे को रंगे हाथों पकड़ना होगा और सजा दिलवानी होगी।
हर गुजरते दिन के साथ काली फौजी बहू के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब रौनित सेहरा सजाए हुए रैना के द्वार पर दस्तक देता है, जहां रैना दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और उसके पीछे धारा खड़ी थी। धारा को देखकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या हुआ रौनित, मुझे देखकर आप दोनों माँ बेटी का चेहरा पीला क्यों पड़ गया, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई हो। पिछले 2 साल से तुम दोनों माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। गनीमत है कि तुम माँ बेटे के बुने जाल में मेरी सहेली फंसी नहीं, वरना मुझे तो तुम्हारी काली करतूत का पता चलता ही नहीं। फौजी बहू के जुबान के बोल बान बनकर दोनों माँ बेटे के काले कलेजे को भेद रहे थे। तभी फौजी बहू की सास रेवा अपने कटु कड़वे बोली की बिजुरी बेचारी काली बहू पर गिराते हुए कहती है, अरे बंद कर अपना ये बोलबाला, बहुत चला लिया तूने अपना ये काला कंठ कंकाल। सुनना है तो सुन। 2 साल पहले। अरे रेवा कहाँ है? अरे पंडित जी आप पधारिए ना, कहिए कैसे आना हुआ। तुमने कहा था ना ऊंचा रिश्ता बताने को। ये धारा सोमगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है। शक्ल से तो सांवली है मगर पेशे से फौजी है, अच्छा खासा कमाती है। अरे पंडित जी काला पीला कोई भी सौदा चलेगा, जो कि मेरा रौनित कमाता धमाता तो है नहीं। अब यह काली बहू आएगी तो इसके पैसे से हमारा पेट पल जाएगा, और फिर कौन सा ये हमारे नजरों के सोंजे रहेगी। साल 6 माह पर सरहद से ससुराल आएगी तो जैसे तैसे झेल लेंगे। इस तरह रेवा अपने बेटे रौनित की शादी धरा से करा देती है, मगर शादी के 2 दिन के भीतर ही सरहद से उस बहू की बुलाहट आ जाती है। अच्छा माँ जी, अपना और रौनित का ध्यान रखना। बहू तू तो जानती है रौनित के पास कोई काम नहीं, वह बेरोजगार है। जब तक उसका कोई काम नहीं लगता राम जाने घर खर्च कैसे चलेगा। माँ जी मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी फौजी बहू बॉर्डर से प्रत्येक माह पैसे भेजती रहेगी। जिग जिग जी बहू, एक तेरा ही आसरा है। समय गुजरता जाता है। अब धरा को सरहद गए साल बीत चुका था। अरे रौनित बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। देख ना, मैं पूरे दिल से उस काली कमली को अपना बहू मानती हूँ, और ना ही तू उसे सांझ बीवी का अधिकार देगा, तो क्यों ना उसके फौजी होने का फायदा उठाया जाए। माँ मैं कुछ समझा नहीं। बेटा उसे गए साल हो गए हैं, क्यों ना हम माँ बेटे शादी का दाना डालकर किसी अमीर चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाएं, और जब हमें अमीर लड़की मिल जाएगी तो इस काली बहू की बला से निजात पा जाएंगे। वाह माँ, क्या मास्टरमाइंड लगाया है। फिर मेरी नजर रैना पर गई। रैना का सुंदर रंग रूप मेरे दिल में बस गया, और आज हमारी शादी होने वाली ही थी, मगर तुम्हारी काली परछाई ग्रहण बनकर यहाँ पहुँच गई। यह सुनकर फौजी बहू रिस में आकर रौनित को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बावजूद तुम माँ बेटे के मन में कोई मलाल नहीं। जाने तुम जैसे कितने ही लालची इंसान चंद सिक्कों के लिए शादी का स्वयं रचाते हो, जिसे एक साथ कितने बेबस बाप की बेटियों का जीवन बेरंग हो जाता है। फौजी बहू उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर करती है। केस अदालत में दस्तक देता है, जहां जज कुछ इस कदर फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पहली पत्नी के रहते मिस्टर रौनित ने दूसरी शादी करने की कोशिश की, जिसे बढ़ावा देने वाली मुख्य रेवा इसमें बड़े तौर से भागीदार है। इस धोखाधड़ी की सजा में इन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। पति से मिले धोखाधड़ी के बाद धारा उसे तलाक ले लेती है। उन माँ बेटे को उनके किए की सजा के तौर पर कारावास नसीब होता है। उस फौजी बहू की बदौलत रैना का जीवन भी बुझने से बच जाता है। सच है साथियों, आज भी झूठी शोभा और सुंदरता के पीछे धन के ऐसे ही कई लोभी खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं, मगर याद रखिए उस धोखाधड़ी की कटनी इस धरती पर ही होगी। बहू और सास में बच्चे का बंटवारा। ममता अपनी सास कांता के साथ सारण गांव में रहती थी। कांता ने अपने बेटे बलवीर का ब्याह कुछ बरस पहले किया था। शादी से दोनों दंपति को एक बेटी पैदा हुई और ममता दूसरी दफा गर्भवती थी। कान खोल कर सुन ले मेरी मनहूस बहू, अगर इस दफा तूने सास की आस पूरी ना की, अगर तूने इस बार भी बेटी जनी, तो बतौर बहू बेटी दोनों एक साथ खदेड़ी जाओगी। सासू माँ, मैं भला भगवान तो नहीं जो भांप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या ये बेटी। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस किसी भी कीमत पर मेरे घर का चिराग चाहिए। क्रूर कांता ममता पर अपनी जिद थोपकर चल देती है। गुजरते समय के साथ ममता की गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। बदकिस्मती से ममता दूसरी दफा भी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर कांता बेचारी बहू पर कड़वे बोल का कहर बरसाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा नाश पीटी, इस बार भी तेरी कोख से बेटी की बला निकली। अब मैं तुम माँ बेटी को और नहीं झेलूंगी।
ससुराल से बेघर होने के ख्याल से बेबस बहू रोते बिलखते हुए कांता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती है। माँ जी ऐसा गजब ना करिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस दफा आपको हताश नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कांता बेचारी भोली बहू को सांत्वना देने का स्वांग रचाती है, जिसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। बस एक बार इस घर की पीढ़ी को बढ़ाने वाला मेरा पोता मिल जाए, फिर इन मनहूस माँ बेटी को बाहर खदेड़ दूंगी। गुजरते समय के साथ ममता पुनः गर्भ धारण करती है और कांता उससे कहती है, सुन मेरी मनहूस बहू, ये अंतिम सुनहरा मौका है। अगर इस बार भी तेरे कोख से बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई तो खौलते दूध में तेरी तीसरी बेटी का चौथा करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ये सुनकर ममता अपने गर्भ को निहारते हुए कहती है, बेटा, अब केवल सासू माँ की आस ही नहीं, बल्कि तेरी बेबस माँ और बहनों की जिंदगी की बागडोर भी तुझसे बंधी है। अपनी माँ की लाज रख लेना मेरे लाल। एकाएक ममता के गर्भ में घनघोर हलचल होने लगती है, मानो उस नन्ही सी जान तक बेबस माँ की पुकार पहुंच गई हो। हर एक गुजरते महीने के साथ ममता की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसे भूख प्यास का अभाव ही न होता था। 8 महीने का पड़ाव पार करके ममता अंतिम 9वें महीने में कदम रखती है। खुशकिस्मती से इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी स्वार्थी सास ममता की बाहों से बच्चा छीनते हुए कहती है, ला दे मेरे पोते को, अब तो माँ बेटियों का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी गठरी उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब अपने पोते का पालन पोषण मैं करूंगी। ये सुनकर वहाँ खड़ी बूढ़ी दाई लीला कहती है, अरे कांता, एक माँ होकर तू दूसरी माँ को उसके दूध मुँहे बच्चे से अलग कैसे कर सकती है? जब तक शिशु 6 माह का ना हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों को बतौर एक दूजे की जरूरत बनी रहती है। अरे लीला, मैं कोई बांझ पकेरू नहीं जो पोते को पाल ना सकूं। अपने बचकाने बेटे का लालन पालन भरसक भली भांति किया था मैंने। माँ जी, 9 माह की दुखदाई पीड़ा को सहन करके मैंने इसे जन्म दिया है, और आप चाहती हैं मैं अपने बेटे का बंटवारा कर दूं। 3 बेटियों के बीच ये मुझ बेबस बेसहारा माँ की इकलौती आस है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाजी माँ जी को समझाओ। माँ, एक सास की नहीं बल्कि माँ के नजरिए से सोचो, कितना मुश्किल है अपने जन्मजात बेटे का किसी और से बंटवारा करना। ठीक है, मैं तुझे अपने पोते के पास आने दूंगी। बदले में मेरी एक शर्त है, ये बच्चा 8 पहर मेरे संग रहेगा। तेरी भागीदारी केवल इसके स्तनपान तक होगी, बस। मुझे मंजूर है। इस बंटवारे के बावजूद मैं अपने बच्चे को भरसक देख तो सकूंगी। इस तरह सास बहू के बीच बंटवारे की शुरुआत होती है। सवेरा होते ही ममता रसोई घर का रुख करती है कि उसे अपने बेटे के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो मुन्ना की रोने की आवाज है। ममता दौड़कर सो रही सास के बगल में बिलखते मुन्ना को उठा लेती है। तभी कांता की नींद खुल जाती है और वो बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर कहती है, तेरी ये मजाल बिना मेरी इजाजत के मेरे पोते को गोदी में उठाकर पुचकार रही है। माँ जी, मुन्ना कब से रो रहा है, मुझसे रहा ना गया। फरेबी मक्कार, बंद करिए ममतामयी माँ का स्वैंग रचना। ला दे मेरे पोते को। क्रूर कांता ममता को जबरन बच्चे से अलग कर देती है। दूर खड़ा बलवीर ये सब देख रहा था, मगर बेटे के रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे। सूर्यास्त के संग सांझ की बेला घनघोर रात में घिर जाती है। तभी एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज भर से बेबस बहू सास के दरवाजे पर आ धमकती है। तू फिर मुंह उठाकर चली आई? जब से सवेरे से मेरे पोते ने तेरी मनहूस सूरत देखी है, तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा। माँ जी, मुन्ना भूख से बिलख रहा है, एक दफा उसे मेरी गोदी में दे दीजिए। ये बेबस माँ आपके आगे मिन्नत कर रही है। माँ, मुन्ना का कुमलाई चेहरा साफ तौर से साझा कर रहा है कि ये बेचारा बच्चा भूखा है। हाँ मेरे लाल, अब तू भी बीवी के सुर में लाएगा ही। सुन मेरी बैरन बहू, जल्दी से मुन्ना को दूध पिला और दे इसे। ममता अपने बच्चे को गोदी में लिए अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है। दूध पीते ही मुन्ना सो जाता है। समय गुजरता गया, मगर अपने बच्चे के बंटवारे से बेबस माँ ममता सारी रात रोती बिलखती रहती है। मगर कसाई कांता को उसे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अगली सवेरे कांता बच्चे को नहला रही थी, तभी ममता कहती है, माँ जी, इतनी बोर सवेर शीत की बयार में बच्चे को क्यों नहला रही हैं? इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नाश पीटी बंद कर अपने बोल बच्चन, जाकर घर बार समेट। आई बड़ी बच्चे पर हक जताने वाली। ना चाहते हुए भी ममता को वहाँ से जाना पड़ता है।
मगर कुछ ही देरी के बाद मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। ना रो मुन्ना, दादी का दुलारा, चुप हो जा। माँ जी, मुन्ना को मुझे दीजिए। हट परे, तेरी ये बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को। अरे डायन भी अपना घर छोड़कर वार करती है। मैं तेरे मंसूबे जानती हूँ। बंटवारा के रिस में आकर तू बच्चे के जरिए बदला निकाल रही है। दोनों सास बहू के बीच बच्चे की छीना छानी शुरू हो जाती है। एक ओर कांता बच्चे की बांह खींचती तो दूसरी ओर ममता उसका पाँव। तभी वहाँ बलवीर आ धमकता है। ये सब क्या हो रहा है? अजी, मुन्ना का शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंख भी चढ़ चुकी है। माँ जी, मेरे बच्चे को मुझे नहीं दे रही। माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मिन्नतें मांगती हूँ, बस कीजिए ये बंटवारा, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। क्रूर कांता बेबस बहू को दूर झड़पते हुए कहती है। मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जा बैरन, जहन्नुम में जाकर मर ताकि बला टले। ये सुनकर बलवीर बोलता है, ठीक है माँ, अब मुन्ना की देखरेख आप करेंगी। मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ आपका घरवार छोड़कर जा रहा हूँ। चलो ममता, चलो बच्चों। बलवीर ममता और अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, कांता रोते हुए उसे रोकती है। रुक जा बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मत जा बलवीर, रुक जा बेटा। क्या हुआ माँ? अपने बेटे के दूर जाने भर से देखकर आपका कलेजा कचोटने लगा, जबकि आपका बेटा दुनियादारी देख समझ रहा है। तो सोचिए इस बेबस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब आपने इसके जन्मजात बच्चे का बंटवारा कर दिया। मैंने बीते महीनों इस माँ को तिल तिल के मरते देखा है। बहू, मुझे माफ कर दे, शायद बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी सास सठी आ गई थी, ये सोचा ही नहीं। जब मैं अपने सयाने बेटे से क्षण भर भी दूर ना रह सकी, तो इतने दिन इस दुधमुहे बच्चे से दूरी तेरे लिए कितनी दुखदाई होगी। इस स्वार्थ में आकर मैं भूल गई थी कि माँ के साए से महफूज संसार में कोई स्थान नहीं। ये ले बहू, संभाल अपने लाल को। मेरा मुन्ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी शुक्रिया। बच्चे को बाहों में भरते ही उस बेबस माँ की आंखों से खुशी का बदरा बरस पड़ता है और सास बहू में हुआ बच्चे का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दो सौतेली माँ और बच्चा। सूरज, सूरज देखो, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ, बारिश हो रही है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। सूरज बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है और दूसरी तरफ एक हाथ में शराब की बोतल लेकर दारू पी रहा होता है। नहीं नहीं, आज मैं ये गाड़ी धीरे नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे समझती क्या हो? जब देखो अपनी मनमानी करती हो। मुझे तो तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। देखो, हमारे साथ हमारा बेटा राघव भी गाड़ी में है। सोचो, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हमारे बेटे का क्या होगा? अच्छी बात है ना, आज हम पूरा परिवार एक साथ है, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? मुझे तुम्हारा किसी और से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से तुम क्लब में नाचती भी हो। मुझे तुम्हारा ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए गाड़ी रोक दो। मैं अपना काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हम तीनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। नंदिनी के इतना कहते ही सूरज शांत हो जाता है, जिसके बाद सूरज गाड़ी के ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक अचानक से फेल हो जाता है और वो घबरा जाता है। अरे ये क्या, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? लगता है ब्रेक फेल हो गया। अब मैं क्या करूं नंदिनी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदिनी बहुत बुरी तरह रोने लगती है। सूरज किसी तरह गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड की वजह से उनकी गाड़ी खाई में गिरने वाली होती है। तभी खाई में गिरने से पहले नंदिनी कार का दरवाजा खोलकर अपने बेटे राघव को बाहर धकेल देती है, जिसके बाद नंदिनी और सूरज कार के साथ खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से गिरने की वजह से राघव के सिर पर चोट लग जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे अरे, ये बच्चा किसका है जो यहाँ खाई के पास पड़ा है? हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इन्हें जरा भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती। ऐसे माँ बाप को तो खाई में गिरकर मर ही जाना चाहिए। गांव की कुछ औरतें सुबह के वक्त राघव को चारों तरफ से घेरकर खड़ी हो जाती हैं और उसे देखने लगती हैं। तभी राघव की आंखें खुलती हैं और वो अपने चारों तरफ औरतों को देखकर रोने लगता है। मम्मी, मम्मी डैडी, कहाँ हो आप? मुझे छोड़कर आप लोग कहाँ चले गए? मम्मी डैडी, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है। उस बेचारे बच्चे को रोता हुआ देख कंचन से रुका नहीं जाता और वे उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। देखो बेटा, रोने की कोई समस्या नहीं है। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आखिर तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों गए?
सूरज रोते हुए कंचन को रात में हुई पूरी वारदात के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही कंचन अपने दिल पर हाथ रख लेती है, जिसके बाद वो राघव को गले से लगाकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कंचन उसे सबसे पहले पुलिस थाने लेकर जाती है, जहां वो उसके माता पिता के बारे में बताती है। तभी वो पुलिस वाले से कहती है, साहब, इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये बच्चा बहुत डरा हुआ है, ऊपर से इसका इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप इसे अपने पास रखोगे तो पता नहीं ठीक से खाना भी खा पाएगा या नहीं। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और जब आप कहोगे तो मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। आजकल ऐसे लोग देखने को ही नहीं मिलते जिनके अंदर इंसानियत हो। तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। कंचन राघव को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहां वो अपनी बहन सुषमा के साथ रहती थी। सुषमा जैसे ही राघव को देखती है, वो कंचन से कहती है, अरे अरे, ये किसको लेकर आई है तू घर के अंदर? ना कोई जान ना कोई पहचान। मैंने इस बच्चे को कभी अपनी खोली में तो कहीं नहीं देखा था। कंचन सुषमा को राघव के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनते ही सुषमा कहती है, अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ जो चाहे मुंह उठाकर चले आए। सुषमा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कंचन किसी तरह उसे मना लेती है, जिसके बाद कंचन राघव को अपने साथ रखती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राघव खोली के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी एक नुपुर नाम का लड़का उसे जोरदार धक्का दे देता है। राघव रोने लगता है। सुषमा उसे दूर खड़े देख लेती है। अरे ओ कुंती बहन, जरा बाहर तो निकल, देख तो सही तेरा बेटा क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अपने बेटे को समझा ले, आइंदा अगर मेरे बेटे को इसने जरा सा भी हाथ लगाया तो मैं इसका हाथ तोड़कर इसके हाथ में दे दूंगी। आहा, आई पड़ी बेटे वाली। अरे तेरे जैसी बांझ को कभी बेटा हो सकता है क्या? पता नहीं किसका गंदा खून लेकर आई है अपने घर में और अपना बेटा बना रही है इसे। इजा इला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे परिवार को नाजायज बताए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुषमा राघव के लिए कुंती से लड़ने लगती है और उसके बाल पकड़कर खींचती है और उसको बहुत मारती है। ये सब कंचन दूर खड़ी देख रही होती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुषमा दीदी चाहे कितना भी हम दोनों के ऊपर गुस्सा निकाल ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी राघव को बहुत पसंद करती हैं और उसे अपना बेटा समझती हैं। उस दिन के बाद से राघव को कोई कुछ नहीं कहता। सब बच्चे उसके साथ आराम से खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव भी ये समझ गया था कि सुषमा उसे प्यार तो करती है, लेकिन जताती नहीं। धीरे धीरे कंचन उसे स्कूल में डाल देती है। एक दिन राघव स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। अरे ओ कंचन, अपने इस बेटे को कुछ खिलाती भी है या बस ऊपर ऊपर का प्यार करती है? अरे देख तो जरा कितना कमजोर हो रहा है, इसे थोड़ा घी तो खिला। क्या बताऊं दीदी, मैंने कितनी बार इसे घी खिलाने की कोशिश की, लेकिन ये घी खाता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा? घी मैं खिलाऊंगी आज से ही इसे। सुषमा तुरंत घी की रोटी लेकर राघव को खिलाने लगती है। राघव चुपचाप घी की रोटी खाने लगता है। थोड़ी देर बाद राघव कहता है, सुषमा माँ, बस करो, मेरा पेट भर गया है, बाकी का मैं स्कूल के आने के बाद खा लूंगा। राघव के मुंह से माँ शब्द सुनते ही सुषमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो राघव को गले से लगा लेती है। बेटा, बस एक बार और मुझे माँ कहकर पुकार। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बताती नहीं हो, लेकिन मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कंचन माँ ने और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कंचन अपने लिए जब माँ शब्द सुनती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होती हैं। दरअसल दोनों की एक ही घर में शादी हुई थी, लेकिन दोनों को संतान न होने की वजह से उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था। तब से वो दोनों बहनें एक साथ रह रही थीं। राघव के आने के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। जब राघव उन दोनों को माँ कहकर पुकारता है तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं। कंचन, आज हमारे बेटे राघव को स्कूल उसकी दोनों माँ छोड़ने जाएंगी। कंचन और सुषमा दोनों मिलकर राघव को स्कूल छोड़ने जाती हैं। पहले राघव की सिर्फ एक माँ थी जो एक हादसे में मर गई, लेकिन उस हादसे के बाद राघव को 2 सौतेली माँ मिली, जिन्होंने माँ होने का पूरा फर्ज निभाया। देखते ही देखते राघव बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जब ऊपर वाला
एक दरवाजा बंद करता है तो उसके साथ दूसरा दरवाजा भी खोलता है।